आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल क्या होता है, इनके कार्य क्या है। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा और हेडिंग डालिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एक कॉपी बना लीजिए जिसमें शॉर्ट नोट्स अपने पास रखिए। इसमें हम सारे टॉपिक धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियो में कवर कराएंगे। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में कैग हैं। कैग का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न आपसे बनता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बात हुई कि वर्तमान में जो आपके कैग हैं ये हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया? तो ये 8 अगस्त 2020 से भारत के कैग के पद पर हैं। इससे पहले ये जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल रह चुके हैं। तो ये दो चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इससे पहले किस पद पर थे। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और वो वहाँ के ये पहले उपराज्यपाल थे। आगे बढ़ेंगे, अगली स्लाइड में हम जानेंगे कार्यकाल की। अगर हम बात करें तो कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अब इसमें समझिए, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल से समझिएगा, कोई व्यक्ति जो कैग के कार्यकाल पर मतलब उसकी नियुक्ति हो गई है और वो है कितने साल का? 60 साल का। और यहाँ पर नियम क्या कहता है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, तो यानी 66 वर्ष की आयु में ये रिटायर होंगे। बट यहाँ पर एक शर्त और लगा दी गई है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी इन दोनों में से जो पहले होगा। तो यहाँ पर 65 वर्ष की अवस्था में ही इनको रिटायर होना पड़ेगा, ये कंडीशन है यहाँ पर। और अगर कोई व्यक्ति 58 वर्ष की अवस्था में इस पद पर ज्वाइनिंग लेता है तो 58 और 6 कितना हो जाएगा? 64 वर्ष। तो इनको पूरा 6 साल का कार्यकाल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 65 वर्ष के अंदर ही आ रहा है। समझ गए इन दोनों में अंतर? चलिए अब हम बात करेंगे, जो एक बार अगर कोई कैग बन जाता है फिर वो इस्तीफा देने के बाद या सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता है। यानी अगर आपको एक बार कैग बना दिया गया है तो फिर आप गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार के कोई पद को सुशोभित नहीं कर पाएंगे। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करने का प्रमुख कार्य होता है ये आकस्मिक निधि। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई आपदा आ गई या कोई दुर्घटना हो गई तो प्रधानमंत्री या जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो जारी कर देते हैं कि 50 लाख रुपए मुआवजा या 5 लाख रुपए या दुर्घटना में मारे गए सभी। तो ये जो निधियाँ होती हैं जिनसे ये पैसा दिया जाता है उसकी जाँच और परीक्षण करने का अधिकार होता है कि ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने गलत तरीके से प्रयोग कर लिया और दिखा दिया हो और पैसा उस व्यक्ति को ना मिला हो। तो ये जांच करने का कार्य है। हालांकि संविधान में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके परामर्श, किसके भरोसे होता है। एक तरीके से अगर हम व्यवहार की भाषा में देखें तो वो पूरी तरीके से वर्तमान में जो सरकार होती है, जैसे वर्तमान में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और राष्ट्रपति का चयन हो गया। तो अब राष्ट्रपति महोदय ही जब इनकी नियुक्ति करेंगे फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो कितनी निष्पक्षता रह जाएगी, कितनी ये जांच करेंगे, क्या करेंगे, सब ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे, चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि अगर कैग कोई एक बार व्यक्ति बन गया है तो वो सरकारी पद पर नहीं आसीन हो सकता। दूसरा पॉइंट है इसका कार्य क्या है? तो खाते की जाँच करना, परीक्षण करना। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग से सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करने का कार्य होता है। संसद की जो लोक लेखा समिति है, इस पर हमने कल वीडियो कंप्लीट दिया है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति नहीं देखा तो आई बटन में नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक लगा देंगे, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा उसको। संसद की जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मार्गदर्शक
मित्र और सलाहकार के रूप में काम करता है। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जो लोक लेखा समिति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है? राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आप वहां पर उत्तर लगाएंगे कैग, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ध्यान दीजिएगा, कैग की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है, कोई मापदंड नहीं रखे गए हैं। कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को कैग के रूप में नियुक्त करे। तो यही होता ही है, जब आप अपनी पसंद के व्यक्ति को करेंगे तो आपके खिलाफ वो कैसे जांच करेगा? अगर कोई घोटाला है भी तो उसको क्या है, चुपचाप बैठा रहेगा और इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं आने वाले समय में। यह विश्व में प्रचलित तरीकों के साथ मेल नहीं खाता। ये बात कही जा रही है कि ये जो है तरीका एक तरीके से गलत है। भारत का नियंत्रक, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन न खर्च होने पाए, जितनी सीमा मतलब जो है खर्चे की सीमा उससे ज़्यादा ना हो। संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। तो ये स्टेटमेंट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ये 4 लाइनों में आप पूरा समझ पाएंगे कि कैग के पास क्या कार्य है, क्या पावर है। आगे हम बढ़ेंगे। संविधान में इसकी जो बात कही गई है, प्रश्न पूछता है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों की बात कही गई है। अनुच्छेद 149 क्या कहता है? अनुच्छेद 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बातें कही गई हैं या शक्तियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। यहाँ से हर एक लाइन से प्रश्न बनता है। इस वीडियो में हम आपको वही चीज़ करा रहे हैं जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, फालतू की चीज़ें नहीं बता रहे हैं। अनुच्छेद 151 का क्या कहता है कि संघ के खातों से संबंधित जो कैग की रिपोर्ट होगी वो किसको सौंपी जाएगी? राष्ट्रपति को। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? संघ के खातों को। तो ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर एक ऑप्शन कोई और दे सकता है, राज्यसभा सांसद। तो ध्यान रखना है, रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति। संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है। यानी अगर कैग को किसी भी ज़रूरत पड़े कि उसको हटाने की, तो कैसे? संविधान में जो दर्ज प्रक्रिया है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत कैग को भी हटाया जा सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनको हटाने की आवश्यकता पड़ती है भविष्य में, तो किस प्रक्रिया के तहत इनको हटाया जा सकता है? आप सभी से हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप कमेंट करेंगे और अगले टॉपिक पर हम उम्मीद करते हैं आप ये वीडियोस, ये सीरीज़ अगर देखेंगे तो हम अगले टॉपिक पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार के वित्तीय लेन देन हेतु मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक होता है, इसको क्या कहते हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार जो व्यय करती है, खर्चा करती है, ये पावर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान किया गया है? 68, 76, 138, 148। प्रश्न संख्या 4, तो अनुच्छेद 148 के तहत महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान संविधान में किया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार की आय व्यय जांच संबंधी रिपोर्ट किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाती है। अगर भारत सरकार की बात है, भारत सरकार का जो डेटा है
उसकी जो रिपोर्ट है कैग राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो यहाँ पर 5 प्रश्न आपको कराए गए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक प्रश्न और आपको हम बता दें, प्रश्न आपसे और पूछ सकता है। पहली बात तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि आपको बताना है कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न बनता है कि वर्तमान में जो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं किस नंबर के हैं, 12वें हैं, 13वें, 14वें, 46वें, 24वें। तो ध्यान रखना है ये आपके 14वें नंबर के हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। 2020 से ये अभी तक बने हुए हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए, तो वी नरहरि राव इनका। ये भी प्रश्न बन सकता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने किसका स्थान लिया है, तो राजीव महर्षि का स्थान लिया है। राजीव महर्षि से पहले कौन थे, शशिकांत शर्मा। कम से कम लास्ट के आप 3 जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो जो हमने आपको होमवर्क दिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम पिछली वीडियो का लिंक लगाए दे रहे हैं, आप सिंपली बस टच करिए, क्लिक करिए और वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।